हो रहा है सर। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखते हैं। सिंपली हमने देखा था कि भाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दोनों में बेसिकली 2 वेक्टर्स का यूज होता था, केवल 2 वेक्टर्स के यूज होते थे। लेकिन यहाँ पे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन उन्हीं का एक पार्ट है। यहाँ पे अगर मान लो दो वेक्टर से अधिक वेक्टर यूज होने लगे तो क्या करेंगे हम? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लेते हैं कि एक वेक्टर इधर ये ए वेक्टर है, इधर बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी है, और इधर की तरफ जो ई वेक्टर है। ठीक है, हमको ऐड करना है इन सबको ऐड करना है। ठीक है, तो अब जरा मेरी बात ध्यान से समझना। ऐड करने का मतलब क्या है? ऐड करने का मतलब ये है सिंपली कि वी नीड टू फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, बस। मतलब ये वेक्टर एडिशन हमको इनका करना है। तो हम मान लेते हैं कि ये कुल मिला जुला के क्या आएगा, आर वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर जो है ये आएगा। अब जरा और बात ध्यान दें, तो इनका एडिशन रिप्रेजेंट कैसे होगा? तो जैसे हमने ट्रायंगल लॉ में किया था, ट्रायंगल लॉ में हमने क्या देखा था कि भाई हेड टू टेल हम क्या करते हैं, सारे वेक्टर्स को वन बाय वन ज्वाइन कर देते थे। ठीक है, हेड टू टेल। तो उसी तरह से यहाँ पे जितने भी वेक्टर्स हैं सबको जो है आप हेड टू टेल ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। आपको तो ये पता ही होगा, आपको मैंने ये बता रखा है कि वेक्टर्स जो होते हैं वो अपने आप से पैरेलल मूव कर सकते हैं किसी भी प्लेन में। ठीक है, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। तो आप यहाँ अगर ए वेक्टर यूज करोगे, यहाँ पे ये ए वेक्टर है, इसका हेड ये बी के टेल से क्या करो, जोड़ दो, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। बी किसी का डायरेक्शन चेंज नहीं करना। सी के टेल से जोड़ दिया यहाँ, डी के टेल से जोड़ दिया, और यहाँ पे क्या किया हमने, ई के टेल से जोड़ दिया। ठीक है, तो हमने सारे वेक्टर्स को क्या किया, हेड टू टेल यहाँ ज्वाइन कर दिया। अब आपको ये रिजल्टेंट लिखना है, आर वेक्टर। ठीक है, तो एक टेल बचा हुआ है और एक हेड बचा हुआ है। तो आपको ट्रायंगल लॉ में यही बताया गया था भाई कि जो टेल और जो हेड बचा रह जाए वहां पे एडिशनल एक आप अपने तरफ से वेक्टर ऐड कर दो, जिसका टेल टेल से जुड़ेगा और हेड हेड से जुड़ेगा, एंड इट विल रिप्रेजेंट द आर वेक्टर। ठीक है, तो यही है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, कि सारे वेक्टर्स को हेड टू टेल ज्वाइन करना है, बाकी जो लास्ट में एक टेल बचा एक हेड बचा वहां पे एक एडिशनल वेक्टर आर जोड़ना है हमको, वही आर जो होगा रिजल्टेंट होगा, और उसको टेल टू टेल और हेड टू हेड जोड़ देना है। तो यही जो है रिजल्टेंट की डायरेक्शन आ जाती है। ठीक है, एक बात, ये पहली बात। अब जरा एक चीज समझना, अगर मान लो मैं यही लिखता हूं कि अगर इफ डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर रिवर्स्ड, अगर आर वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाए, मतलब आर की जगह पे अगर हम माइनस आर वेक्टर जो है यूज कर लें तो क्या होगा? अगर आर की जगह पे हम माइनस आर वेक्टर यूज कर लें तो क्या होगा? तो जरा ध्यान देना, बस ये क्या होगा, पलट जाएगा। तो बाकी वेक्टर्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो चलो जरा देखते हैं कि ये ए ऐसे ही रहेगा। देखो मेरे पास जगह की कमी है थोड़ी यहाँ पे, इस वजह से जो है आपको, और दूसरी बात ये है कि जो हमारा फ्रेम है वो भी इतने में ही। ठीक है, मैं यहाँ पे लैपटॉप के वेबकैम से बनाता हूँ, यहाँ आपका 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 क्लास ले रहा हूँ, तो ये जो हमारा फ्रेम है वो भी इतने में ही है, तो मुझे एडजस्ट करना है। तो ये साइज लेंथ आप याद रखना, आप अपने कॉपी में बनाना तो सारे लेंथ इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, जो जैसे ए इतना बड़ा था तो सब में ए इतना ही बड़ा रहेगा, ये नहीं कि ए यहाँ बड़ा हो गया यहाँ छोटा हो गया। तो वो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप सभी जो है इस पर ध्यान दीजिए। चलो, तो यहाँ पे ये बी हो गया, ये सी, ये डी, ये ई वेक्टर। करना क्या है, आर को रिवर्स कर देना है, मतलब ये जो है माइनस आर कर देना है। तो आपको एक बात पता होगी कि माइनस आर, यहाँ माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बस डायरेक्शन, कि माइनस आर क्या है, आर के एंटी पैरेलल। मतलब एक चीज समझो, इस माइनस आर को, ये जो माइनस आर है
माइनस आर वेक्टर है, इसको एक काम करें हम एस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दें। किससे रिप्रेजेंट कर दें? एस वेक्टर से। जस्ट अजम्पशन है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे, देखो ध्यान से हो क्या रहा है, ए वेक्टर टेल जुड़ा मतलब कि प्लस बी वेक्टर, फिर टेल जुड़ा मतलब कि प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, ई पे पहुंचे तो हेड टेल फिर से जुड़ गया ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एस वेक्टर आ जाएगा। तो ये एस वेक्टर आ गया और हम कहाँ पहुंचे? यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हो कि वापस से जिधर जहां से हमने चलना शुरू किया तो वहीं पहुंच गए। मतलब ये जो होगा कुल मिला जुला के जीरो वेक्टर हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जीरो वेक्टर कह सकते हैं। मतलब किसी पॉलीगन में, पॉलीगन का क्या मतलब होता है? ऐसे क्लोज्ड स्ट्रक्चर्स जिनमें 3 और मोर देन 3 साइड्स हो, ठीक है, तो वो पॉलीगन्स कह जाते हैं। लाइक ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, दीज आर पॉलीगन्स, ठीक है। तो ये पॉलीगन्स होते हैं। तो पॉलीगन्स में अगर क्लोज्ड पॉलीगन है तो क्लोज्ड पॉलीगन के सारे एडजॉइनिंग साइड्स का जो सम होता है वेक्टोरियली, वो जीरो वेक्टर के इक्वल आता है। जैसे आप इस चीज को यहां से भी समझ सकते हो, ये जो रिलेशन है यहां से भी समझ सकते हो। इस आर वेक्टर को आप इधर भेजो, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, इसको इधर भेजोगे तो माइनस आर वेक्टर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। आपको वेक्टर यूज करना है, जीरो डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये माइनस आर वेक्टर इज व्हाट? माइनस आर वेक्टर जो है एस वेक्टर ही तो है। तो माइनस आर वेक्टर की जगह आप प्लस एस भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये जीरो आया हुआ है और फाइनली यहाँ पे भी हमने जीरो फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो कभी भी किसी भी क्लोज्ड पॉलीगन के अंदर, कभी भी किसी भी क्लोज्ड पॉलीगन के अंदर क्या होता है, जो हमारा सम ऑफ ऑल द एडजॉइनिंग साइड्स होते हैं, वेक्टर सम आप कहें, तो वो जीरो वेक्टर के इक्वल आता है। बस यही है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको जो लोग लिख रहे हैं वो अच्छी बात है, ठीक है। तो कोशिश किया करो लिखने की, है लाइव में लिखते रहने की कोशिश किया करो, लेकिन कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर करना। अभी मैं रब करूंगा सर रिकॉर्डिंग। तो अब हम जो है ये शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज हमको शुरू करना है रिजल्टेंट बिटवीन टू वेक्टर्स। तो आप हेडिंग डाल सकते हो रिजल्टेंट बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो आप जैसे समझो, डायग्राम पहले समझना, डायग्राम में बना रहा हूं, ठीक है। मान लो यहाँ पे जो है ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, पॉलीगन लॉ हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पे जो है ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। तो पॉलीगन लॉ क्या कहता है भाई? पॉलीगन लॉ कहता है, चलो अच्छा इसको ए वेक्टर मान लो, इसको बी वेक्टर मान लो। तो पॉलीगन लॉ क्या कहता है? दोनों वेक्टर्स के टेल टू टेल क्या करने चाहिए? जुड़ने चाहिए, टेल टू टेल जुड़ना चाहिए। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ पे आपको पॉलीगन तैयार करना है तो फटाफट इसके पैरेलल यहाँ और इसके पैरेलल यहाँ, ये जो है हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। इसको ओ नाम दे दें, इसको पी नाम दे दें, इसको एन नाम दे दें, ठीक है। इसको पी, इसको एस नाम दे दें। ये बस अपना नॉमेनक्लेचर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इनका रिजल्टेंट क्या होता है? ये डायगोनल जो है हमको क्या करेगा? रिजल्टेंट प्रोवाइड कर देगा, जिसको हम आर वेक्टर कहते हैं। हमको करना क्या है? हम देख पा रहे हैं कि ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर। हमने देखा कि भाई वेक्टर एडिशन हो रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर। लेकिन ये आर वेक्टर जो है वेक्टोरियली आपने रिप्रेजेंट किया, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना अभी हमको यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो ये डायग्राम में ही सारी चीजें मैं मान रहा हूँ, ठीक है। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल है वो है थीटा, उस एंगल को हम क्या करें? थीटा, ठीक। वेक्टर आर और वेक्टर ए के बीच में ध्यान से समझिएगा, ये जो एंगल है इसको अल्फा कह रहे हैं, ठीक है। वेक्टर आर मतलब रिजल्टेंट और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है इसको हम बीटा कह रहे हैं। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आती है। अब कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, वो कंस्ट्रक्शन हम देख लें। देखो ये सारे कंस्ट्रक्शन वगैरह अभी जब मैं प्रूफ करूंगा तो क्लियर होंगे, समझ में आएंगे। ये प्रूविंग में बार बार कह रहा हूँ, 11th में ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अभी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन मुझे कराना ही कराना है क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज है आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। तो इस वजह से मुझे कराना पड़ा।
अब जरा देखो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ये इस लाइन पे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ठीक, इसको हम नाम दे देते हैं एम, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ पे ये वाला एंगल क्या है? बीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा? बीटा। क्यों? क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कह सकते हैं, ठीक है। अब जरा एक और कंस्ट्रक्शन करना है हमको, ये वाले पॉइंट से इस रिजल्टेंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो, ऐसा, ठीक है। इसको क्या नाम दे देते हैं यार? कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे एक्स नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमने कुछ बेसिक ऐसा करा है। अब जरा ध्यान देना, लास्ट लेक्चर्स में हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि कभी भी वेक्टर्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होता है तो वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड वहां पे हम यूज करते हैं, कभी भी वेक्टर को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ यूज नहीं कर सकते। आपने पिछले लेक्चर्स में ऐसी बात लिखी हो, ठीक है। तो हमको यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है, और ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम यूज कर रहे हैं तो वेक्टर्स जो हैं यहाँ पे उनके मैग्नीट्यूड यूज होंगे। लाइक जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ये ट्रायंगल की बात करो, एस एन एम की बात करो, एस एन एम की बात करोगे तो ये वाली जो दूरी है एस एम, इसको आप क्या कह सकते हो? एस एम को आप क्या कह सकते हो? देखो जरा ध्यान से, ये एक चीज समझना, ये बी है, अगर ये वाला साइड बी है तो ये भी साइड बी होगा कि नहीं होगा? ठीक है, बी वेक्टर होगा क्योंकि पैरेलल है, ठीक है। अब जरा मेरी बात ध्यान समझना, इस ट्रायंगल में हम आते हैं, ट्रायंगल में अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है कि नहीं होता है? तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी? सीधे सीधे बी साइन थीटा आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अभी बच्चे नहीं हो यार, इतना सब कुछ पता है, ठीक है। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी? बी साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे ये जो बी यूज हुआ है, दिस इज मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। यहाँ पे ये बी वेक्टर नहीं है, ठीक। अच्छा, ये जो है एन एम, ये जो है ये क्या है? यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू कितनी आएगी? बी cos थीटा। तो ये बात क्लियर हो गई। मतलब आप एक चीज कह लो, यहाँ पे इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं, हो चुका है कंप्लीट, लेकिन थोड़ा सा यहाँ O से लेके M तक की जो दूरी है ये कितनी है? A प्लस बी cos थीटा, समझ रहे हो ना, ये पूरी दूरी। चलो, तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब जरा देखते हैं, हमको कुछ और बातें देखनी है, दो अलग अलग ट्रायंगल्स की बात करें। इन ट्रायंगल एस एम एन, एस एम एन, इन ट्रायंगल एस एम एन, ठीक है। ये ट्रायंगल की अगर आप बात करो तो आपको क्या दिखाई देगा? एस एन स्क्वायर, एस एन स्क्वायर इक्वल्स टू एस एम स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम बच्चों वाला, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, ठीक। अब जरा देखो, सिमिलरली अगर हम इन ट्रायंगल ओ एस एम में बात करें, ओ एस एम में बात करें तो ऑसम हो गया। चलो अच्छा, ओ एस एम में बात करें तो ये ओ एस एम में अगर आप बात करोगे तो ओ एस स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एस स्क्वायर क्या हो जाएगा? एस एन एस एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। सारी वैल्यूज रखो यार, ये जो यहाँ पे है तुमने सॉल्व किया है, ये नाम लिखे हुए हैं, इनकी वैल्यूज हम पुटअप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आप देखोगे तो एस एन की वैल्यू कितनी होगी? एस एन की वैल्यू है हमारे पास एस एन बी, बी। एक चीज याद रखना कि हमने क्या किया है, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है। तो पाइथागोरस थ्योरम भी जो है, जो यहाँ पे, ये ट्रिग्नोमेट्री से बिलोंग करता है। आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वेरी पूरी ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है ट्रिग्नोमेट्री से बिलोंग करता है। जहां जहां मैंने बोला कि जहां जहां ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है वहां पे केवल आप मैग्नीट्यूड लोगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो एस एन स्क्वायर की जगह आप बी लिखोगे, बी वेक्टर नहीं,
बी स्क्वायर मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये, इक्वल्स टू एस एम। एस एम की वैल्यू कितनी है, बी साइन थीटा, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एनएम। एनएम की वैल्यू कितनी है, बी कॉस थीटा, स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है ये। अब जरा यहाँ आते हैं, ऑसम में आ जाते हैं। हाँ, ओ एस एम में ऑसम। अब जरा ध्यान दो, ओ एस की वैल्यू कितनी है, ओ एस की वैल्यू है आर, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यार कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, चलो एस एम की वैल्यू कितनी है, एस एम बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओ एम की वैल्यू कितनी है, ओ एम मतलब ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा ये आएगा इतना। चलो, तो इसके बाद हमको आगे करना है, तो चलो भाई अब आगे देखते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, वैसे फर्स्ट इक्वेशन देखो इसकी जरूरत ही नहीं है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बी स्क्वायर कॉमन लोगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 बी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो इसकी ये वाले इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये जरूरत ही नहीं है इसकी। अब जरा देखो इसी की जरूरत थी, यहाँ पे देखते हैं आगे क्या होगा। तो आर स्क्वायर ये था इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इस ब्रैकेट को ओपन की जाए क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये हमने इसको ओपन किया तो ये आया, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ये देखो बी साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये है ना, दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं, 1। तो यहाँ पे बचेगा क्या, ए स्क्वायर है पहले से प्लस बी स्क्वायर हो गया इन दोनों को मिला के, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो चुका है, प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये आता है, यहां से आर की वैल्यू क्या आ जाती है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कि कोई ऐसा चैप्टर नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे थोड़ा साइन कर रहा है, कोई ऐसा चैप्टर नहीं मिलेगा आपको जहां पे इसका यूज ना हो। ठीक है, कोई ऐसा चैप्टर नहीं मिलेगा जहां यूज ना हो। आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, हर एक चैप्टर, कोई चैप्टर का नाम तुम ले लो, हर एक चैप्टर में ये यूज होने वाला है। ठीक है, अब जरा मेरी बात ध्यान से समझना, सारी बातें हम क्लियर करते हैं कि कौन सी चीज क्या है। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ लेकिन बोलूंगा, आप लिखते जाइएगा। आर क्या है, यहाँ लिख लेना, वेयर आर क्या है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी, मतलब कि ये जो आर है इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो यहां भी ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, व्हाट इज दिस थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, दिस इज थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो आर क्या है, रिजल्टेंट ऑफ रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रब करूंगा अभी और चीजें। अच्छा एक चीज और, रुक जाओ, एक चीज और, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन, कॉस यूज हुआ है तो इसीलिए इसको लॉ ऑफ कोसाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखो, लॉ ऑफ कोसाइन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, नोट्स में कंप्लीट करना। चलो रब कर रहा हूं। चलो, तो ये हमने देख लिया। ठीक है, अब जरा आपको कुछ और बातें ध्यान देनी है, इन ट्रायंगल्स के अंदर कुछ और चीजें हमको करनी है। फिर आते हैं हम, ये एन है, इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल SMN, ठीक है। तो SMN में आओगे तो यहाँ पे आपको एक चीज समझो, रुक जाओ चलो। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मैं कर रहा हूँ इन ट्रायंगल SMN। यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो SM की वैल्यू पहले ही आ चुकी है, SM की वैल्यू हमने देख लिया B साइन थीटा, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, ठीक है। SM की वैल्यू हमने क्या देख लिया, B साइन थीटा। इसी तरह से इन ट्रायंगल OSM की अगर बात करो, OSM की अगर आप बात करो तो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल है अल्फा, ठीक है, ये एंगल है अल्फा। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, होगा ना, साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से SM की जो वैल्यू आ जाएगी, चलो मैं कर देता हूं, साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी SM अपॉन हाइपोटेनस मतलब R। तो यहाँ पे SM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R साइन अल्फा, इसको सेकंड बोल दें। तो फर्स्ट सेकंड से अगर आप देखो तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएगा, मतलब B साइन थीटा इक्वल्स टू R साइन अल्फा, ठीक है। तो इसको नीचे भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा क्या, R साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा अगर इधर जाए तो B साइन अल्फा। इसको आप एक काम करो, ये सबको इक्वेशन मानने की जरूरत नहीं है, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये परपेंडिकुलर क्यों डाला गया था, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो समझते हैं, ये यहाँ पे आप साइन बीटा की बात करो, यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल में SNX की बात करो, इन ट्रायंगल SNX, इसकी अगर बात करें तो साइन बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर कितना है, NX अपॉन हाइपोटेनस कितना है, B, ठीक। तो NX की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B साइन बीटा, ठीक है, ये आ जाएगी। अब ये वाले ट्रायंगल की बात करें, टाइम थोड़ा कम है, ये वाले ट्रायंगल की बात करें OXN, इन ट्रायंगल OXN, ठीक है। तो यहाँ साइन अल्फा की बात करोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट ही हाइपोटेनस होता है, ये सब आपको पता है, 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस होता है। अब जरा ध्यान दो, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पे साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, NX अपॉन हाइपोटेनस क्या है, A। तो NX की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A साइन अल्फा। तो इन दोनों इक्वेशंस की मदद से अगर आप देखो तो NX जो है, NX मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड जो होगा अपने आप इक्वल हो जाएगा, मतलब B साइन बीटा इज इक्वल्स टू A साइन अल्फा, ये होगा, ठीक है। तो यहां से साइन अल्फा को नीचे भेज दो B के, और साइन बीटा को इधर, तो B साइन अल्फा इक्वल्स टू A साइन बीटा, ये रिलेशन हमारे पास आ गया, इसको इक्वेशन हम 2 बोल दे रहे हैं, ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो फटाक से मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये ट्रायंगल की बात करो SMN की, तो यहाँ पे SM की वैल्यू कितनी है, B साइन थीटा, समझ में आया, तो वही लिख दिया हमने B साइन थीटा। फिर आपने OSM की अगर बात करें तो साइन अल्फा की जो वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, साइन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वही किया हमने, तो यहाँ से भी SM की वैल्यू ये R साइन अल्फा आ गया, ठीक है। तो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो राइट हैंड साइड को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, और ये हमने क्या किया, अरेंज कर दिया, इसकी नीड है अभी समझ में आए, इसको अरेंज कर दिया तो ये आया। सिमिलरली ये वाले ट्रायंगल की बात करें SNX में, तो साइन बीटा जब आपने निकाला तो ये आया, यहाँ से हम NX की वैल्यू निकाल दी। उसी तरह से OXN की बात करें तो यहाँ पे भी जो है आपने क्या करा है, OXN में भी NX की वैल्यू निकाल लिया, तो A साइन अल्फा आ गया। तो दोनों साइड में NX इक्वल, तो दोनों साइड का इक्वल करके हमने ये सेकंड इक्वेशन बना लिया। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर से लिंक भेजता हूँ यार, लिंक भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है हमने ये फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन देख लिया,
तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे इक्वलिटी आ रही है, r sin थीटा b sin अल्फा के बराबर है, और यहाँ भी b sin अल्फा a sin बीटा के बराबर है। ये सबको हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो वही हमने किया है, इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ साइन, इसको लॉ ऑफ साइन कहते हैं। r sin थीटा इक्वल्स टू b sin अल्फा इक्वल्स टू a sin बीटा। इसको अभी मैं और सिंपलेस्ट तरीके से बताऊंगा, ठीक है, इसको रटना नहीं है। बाकी आप एक चीज समझो, r क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। बोला तो कोई, कौन है भाई, शिवम, लामीज थ्योरम, वेरी गुड। अब जरा देखो यहाँ b sin अल्फा, अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन r एंड a। देखो ये डायग्राम में ये चीजें याद रखना कि अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड a वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर और a वेक्टर के बीच का एंगल है अल्फा। और ये बीटा क्या है, रिजल्टेंट और b के बीच का एंगल है बीटा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको क्या करना है, ध्यान देते रहना है। अब कुछ और चीजें हम करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। रब कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं आपकी। अभी देखो इसको दूसरे तरीके से बताऊंगा। देखो यहाँ पे एक लड़के ने बोला था लामीज थ्योरम, शिवम ने, तो ये सच में लामीज थ्योरम होता है, लॉ ऑफ साइन। तो उसको दूसरे तरीके से समझेंगे फिलहाल। यहाँ पे हमने हमने क्या किया कि रिजल्टेंट का हमको क्या करना है, मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना है। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए ये वाले ट्रायंगल में हम गए हैं, OSM में tan अल्फा हमने निकाला है। तो tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, b sin थीटा, और बेस क्या है, a प्लस b sin थीटा, ठीक है। तो सिमिलरली हमने tan बीटा निकाल लिया, tan बीटा को मैंने बस ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। अभी बताता हूं मैं आपको कैसे याद रखना है, ठीक। अब जरा ध्यान देना कुछ बातें कि ये tan अल्फा में ये कैसे निकला। तो आपको पता होगा कि tan क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, आप कह सकते हो कि साइन अपॉन कॉस होता है। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो उसी तरह याद रखो, ऊपर साइन होगा नीचे कॉस होगा, ऊपर साइन होगा नीचे कॉस होगा, ये बात याद रखना। देखो कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि ऊपर कॉस लिखे कि साइन लिखे, क्या लिखे। तो आपको याद रखना है कि टेन आपको निकालना है टेन के टर्म में। तो ऊपर साइन होगा नीचे कॉस होगा, ऊपर साइन होगा नीचे कॉस होगा, एक ये बात। दूसरी बात कि साइन और कॉस के साथ जो मैग्नीट्यूड यूज हुआ है, साइन और कॉस के साथ जो मैग्नीट्यूड यूज हुआ है, अगर आप उसको ध्यान से देखो, जैसे मुझे यहाँ अल्फा निकालना था, तो अल्फा क्या था, आर और ए के बीच का एंगल। तो आर और ए के बीच का एंगल है, तो साइन और कॉस के साथ हमको दूसरा वाला एंगल यूज करना है, दूसरा वाला मैग्नीट्यूड यूज करना है, मतलब बी यूज करना है। अल्फा जो है ए का एंगल, तो इस वजह से हमने बी यूज किया है। बीटा देखो, बीटा क्या है, आर और बी के बीच का एंगल है, बी का एंगल, ठीक है, बीटा। तो हमने साइन कॉस के साथ क्या यूज किया है, ए यूज किया है। बाकी जो अकेले बचा वो ए बच गया यहाँ, बी बच गया यहाँ। फिर से मैं बता रहा हूँ, 10 लिखते हैं मतलब ऊपर साइन नीचे कॉस लिखना है, ऊपर साइन नीचे कॉस लिखना है। देखो ये याद करना पड़ेगा फॉर्मूला, इसीलिए मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ। ऊपर साइन नीचे कॉस लिखना है, कंफर्म। अच्छा, साइन के साथ और कॉस के साथ कौन सा मैग्नीट्यूड आएगा, तो जो एंगल लिया है आपने उसका अपोजिट वाला, जो एंगल लिया है आपने उसका अपोजिट वाला, ठीक है। बाकी यहाँ पे तो जो नहीं लिया वो लेना ही पड़ेगा, समझ गए। तो इस तरह से जो है आपको आप याद कर सकते हैं। बाकी आप अपना भी ट्रिक बना सकते हैं, ऐसा कोई फोर्सली मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप यही वाला करो, ठीक है, आप अपना भी बना सकते हो। तो ये जो है आपको ध्यान देना था, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। तो अब मैं जो है इन सारे जो रिलेशंस थे उनको रिकम्बाइन करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे डायरेक्शंस पता चल गए, आपने लॉ ऑफ कोसाइन देख लिया, क्या हो गया, r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। थीटा अल्फा बीटा में क्लियर रहिएगा एकदम, थीटा क्या है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है। और आपने लॉ ऑफ साइन देख लिया, मतलब वहां पे आपने क्या देखा होगा, वहां पे देखा होगा r अपॉन साइन थीटा, b अपॉन साइन अल्फा और a अपॉन साइन बीटा। ये आपने लॉ ऑफ साइन देख लिया, और साथ ही साथ रिजल्टेंट के डायरेक्शंस। तो ये जो रिलेशंस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रूफ मैंने बस इस वजह से करा दिया है ताकि आपको ये ना लगे कि हमको रटना पड़ रहा है ज्यादा, ठीक है। तो ये याद भी रखना है आपको। अब हम आते हैं आगे की बातों पे। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, एक चीज और याद रखिएगा कि 1 2 3 4 ये जो भी रिलेशन यहाँ मैंने लिख रखा है, ठीक है, ये हमेशा
आर बराबर ए प्लस बी के लिए, मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए। ये क्या है? एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मतलब दो वेक्टर्स के का जब एडिशन होगा तब ये वैलिड है। एक बात क्लियर हो गई। अब अगला आप हेडिंग डालना, मेरे पास कुछ ऐसा खास जगह है नहीं, तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, चलो, तो अगला जो हेडिंग डलेगा वो डलेगा सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। क्या डलेगा? सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स को हमको अब सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक, तो मतलब अब हम रिलेशंस को किसके बारे में लिखेंगे? अब हम रिलेशंस लिखेंगे, अगर मान लो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एडिट करना है, मतलब मुझे ये लिखना है कि आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ये हमें लिखना है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का जो है हमको रिलेशन लिखना है। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, एक काम करो, मैंने बताया था कि सब्सट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सब्सट्रैक्शन कुछ और नहीं होता है, एडिशन ही होता है। तो आप देखो जरा, यहां से ये ए वेक्टर है प्लस ये माइनस बी वेक्टर को इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब आर वेक्टर इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर, इस तरह से लिखा जा सकता है। मतलब आप समझ रहे हो कि ए वेक्टर में ऐड हो रहा है माइनस बी वेक्टर, तो ये बी वेक्टर है, तो माइनस बी वेक्टर किधर होगा? इधर की तरफ। ठीक है, ये होगा क्या आपका? माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी, और पहले से हमने लास्ट क्लास में देख भी रखा है इसको। ठीक है, कि ये माइनस बी वेक्टर है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? ए और माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है। ए कहाँ है? यहाँ पे। माइनस बी वेक्टर कहाँ है? यहाँ पे। इनका रिजल्टेंट किधर आएगा? इनका रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा, जिसको हम आर डैश वेक्टर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आर डैश वेक्टर बोल रहे हैं, क्योंकि अब आर वेक्टर नहीं रह जाएगा, यहाँ पे ये आर डैश वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, आर वेक्टर नहीं रह जाएगा, आर वेक्टर हमने ए प्लस बी का निकाला है। ठीक है, तो आर डैश वेक्टर हो गया। अब जरा बाबू मेरी बात ध्यान से समझो। ठीक है, ध्यान से समझना कि एक चीज समझो, यहाँ पे ए और बी के बीच में एंगल कितना था? ए और बी के बीच में एंगल जो था वो था थीटा। कितना एंगल था? थीटा। ठीक है, अब ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, यहाँ पे ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? ये देखो, ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है, ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये थीटा हो चुका है, तो ये जो एंगल है ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। मतलब ए और माइनस बी के बीच में, मतलब ये दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है 180 माइनस थीटा है। तो इनका रिलेशन क्या होगा? इनका रिलेशन क्या होगा? अब वो हम समझते हैं। ठीक है, कुछ करना नहीं है, जरा ध्यान दो। जहां जहां थीटा है, जहां जहां थीटा है, वहां वहां 180 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दो। जहां जहां थीटा है वहां वहां 180 माइनस थीटा से क्या करो? रिप्लेस कर दो। जैसे यहाँ cos थीटा है, ठीक है, तो यहाँ थीटा की जगह 180 माइनस थीटा लिखो। तो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? क्लास 9th की बात है, चलो 10th ले लो, क्लास 10th की बात है। ठीक है, तो वन cos कौन बताएगा भाई? हैंड रेज करो, कौन बताएगा cos 180 माइनस थीटा? तुम ही केवल बताओगे क्या? अनुष्का पता है तुमको cos 180 माइनस थीटा? cos थीटा। नहीं यार, और कोई? पायल? माइनस साइन थीटा। सार्थक? इनको देखो, ये ज्यादा एडवांस हुए हैं। साइन थीटा, साइन थीटा। अच्छा, ये कोई सौम्या आई है। चलो, तुमको पता है क्या सौम्या सिंह? सो साइन थीटा। अजीत, आवाज आ रही है क्या? सर अजीत ने मतलब हमने हेडिंग डाला था सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर।
सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स का सारा चीज हमको समझ में आ गया। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स मतलब कि वहां हमने लिख रखा है, लेकिन फिर से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आर डैश वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझना कि अब फिर से मैं लॉ ऑफ कोसाइन लिखता हूँ इसकी भी, लॉ ऑफ कोसाइन, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे वैलिड होंगी। बस करना क्या है आपको, यहाँ साइड में एक चीज आप लिख लो कि रिप्लेस थीटा बाई 180 माइनस थीटा। रीजन क्यों, वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ये जब करोगे तो एक चीज समझना, cos 180 माइनस थीटा जो होता है बाबू, वो होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, जिसको नहीं पता है उसको घबराने की एकदम जरूरत नहीं। ये सारी चीजें जो है आपको पढ़नी है, पढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स में भी पढ़ाऊंगा और फिजिक्स में तो करेंगे ही, ठीक है। तो इकट्ठे मैथ में ही कर लेंगे। अब जरा देखो बायो वाले भी उसी में आ जाएंगे। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये होगा, अरे ये पूछना भूल गया मैं, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। चलो अच्छा, अब जरा ध्यान दो, तो लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है, आपको अब रिजल्टेंट जो है आर डैश लिखना है, इसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की जगह cos 180 माइनस थीटा लिखेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस cos थीटा में। मतलब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला बनेगा हमारा माइनस आ जाएगा और यहाँ पे cos थीटा। तो जो सब्सट्रैक्शन होता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है, जो cos थीटा वाला टर्म रहता है उसके आगे निगेटिव लग जाता है, बस ये आपको याद रखना है, ठीक। अब आते हैं हम लॉ ऑफ साइन में। लॉ ऑफ साइन में कुछ ऐसा कोई डिफरेंस आता नहीं है। थीटा की जगह फिर आपको जो है 180 माइनस थीटा आप करोगे, जैसे समझो मेरी बात देखो, समझो लॉ ऑफ साइन की अगर आप बात करो कोई डिफरेंस नहीं आता यहाँ पे। इस वजह से नहीं आता, आप समझ सकते हो। जैसे मान लो होता क्या था कि आर अपॉन साइन थीटा, बी अपॉन साइन अल्फा और ए अपॉन साइन बीटा। तो थीटा की जगह जब आप 180 माइनस थीटा करोगे तो साइन 180 माइनस थीटा यहाँ आप साइड में देखो साइन थीटा होता है, ठीक है। ये सब चीजें समझा दूंगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आता। अब जो है टेन अल्फा और टेन बीटा की बात की जाए, पहले तो यार मुझे बता दो यार, फिर से जरा सा थोड़ा सा टेस्ट ले लें कि तुम लोग जगे हो कि आधे नींद में हो। तो चलो भाई, तो यहाँ हर जगह रिलेशन में हमने क्या करा है, थीटा की जगह 180 माइनस थीटा रिप्लेस कर दिया है। तो जो रिजल्टेंट हमारा होता था एडिशन में, वहां भी करा तो निगेटिव आ गया कॉस के सामने। लॉ ऑफ साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ सारा साइन का यूज है। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। ये ऐसे ही रह जाएगा एज सच। टेन अल्फा टेन बीटा की अगर हम बात करें तो वो सारे फॉर्मूले मैंने याद करा दिया आपको। साइन थीटा की जगह कुछ भी चेंज नहीं आएगा, साइन थीटा की जगह कुछ भी चेंज नहीं आएगा, बस कॉस थीटा की जगह जो होगा निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के सारे रिजल्ट, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, डन, ठीक। तो नोट करिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ साइन। अभी हमने करा है, उसके साथ मैंने एक चीज मैंने बताई थी, बोला था कि ये कुछ और नहीं लामीस थ्योरम है। तो लामीस थ्योरम के बारे में फटाक से देख लिया जाए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को चुटकियों में लगा खत्म कर देगा। फोर्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है। आप जरा ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या है, लामीस थ्योरम, ठीक है। तो लामीस थ्योरम के बारे में हम समझे। देखिए जरा, मान लो कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर तीन फोर्सेस लग रहे हैं, हाँ तीन फोर्सेस जरूरी है। यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है F1। देखो यार, फोर्स का मतलब वेक्टर है ना, मैं जहां फोर्स बोलता हूँ उसको वेक्टर समझना। चलो अच्छा, ए वेक्टर मान लो, ठीक। इसको बोल दूं मैं बी वेक्टर, और इधर की तरफ एक वेक्टर अप्लाई हो रहा है जिसको मैं बोल रहा हूँ सी वेक्टर, ठीक। अब जरा एक और बात समझना कि ए वेक्टर के अपोजिट वाला एंगल अल्फा, बी वेक्टर के अपोजिट एंगल बीटा, सी वेक्टर के अपोजिट एंगल गामा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो पॉइंट है ओ, जब आप फोर्स पढ़ोगे तो वहां पे पता चलेगा ये ओ जो होता है ये इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। इसको मैं ओ बोल दूं ये पॉइंट को, तो ओ जो होता है ये इक्विलिब्रियम में होता है, लेकिन आपको यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो सम होना चाहिए 360 डिग्री होना चाहिए,
अरे भाई किसी भी पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है, ये बात आपको पता होगी। तो यहाँ पे ये जो पूरा एंगल है अल्फा बीटा गामा तीनों मिला के 360 डिग्री हो रहा है, ये कंडीशन है। ठीक, तो लामीज थ्योरम क्या कहता है, साइन ऑफ, एक मिनट, ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए, इसी का अपोजिट वाला जो एंगल है, इसके अपोजिट वाला जो एंगल है उसको ध्यान दीजिए, ए अपॉन साइन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू बी अपॉन इसके अपोजिट वाला एंगल साइन ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन ऑफ गामा। यही होता है लामीज थ्योरम। ठीक, और दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ साइन, ये लॉ ऑफ साइन होता है। आपको मैं बताऊंगा कि लॉ ऑफ साइन कैसे होता है, फटाक से जो है हमने जो डायग्राम बनाया था उसको मैं बना ले रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे बना दो, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था और ये रिजल्टेंट था आर वेक्टर। मेरा एक कहना मानो, अच्छा चलो पहले कहना अभी मान लेना, पहले सारी चीजें जो है हम डिजाइन कर लें। अच्छा चलो ठीक है, कहना मान लो। अभी एक काम करो, इस आर वेक्टर को पकड़ो, इसका सर पकड़ो, बाल पकड़ो, नोच के इसको इधर तरफ लेते हैं, ऐसे पलट दो, ऐसा पकड़ो, ऐसे पलट दो, मतलब इधर की तरफ बना दो, ये आर वेक्टर यहाँ कर दो। बस मैं कह रहा हूँ आपको करने के लिए, आप कर दीजिए। ठीक है, कर दिया आपने। आपको पता है कि आर वेक्टर और ए के बीच का एंगल कितना था, अल्फा था ना। इस डायग्राम को और अच्छे से बनाता हूँ, अभी थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, रुक जाओ फिर से। ये बी है, ये ए है, यहाँ पे आर वेक्टर हुआ करता था। हमारे गुरुजी ने क्या सिखाया कि इस आर वेक्टर का सर पकड़िए और मोड़ दीजिए। ठीक है, इसको मैंने मोड़ दिया, हमारे सर ने बोला बस मोड़ दिया मैंने। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, आर वेक्टर और ए के बीच का एंगल कितना था, अल्फा। आर वेक्टर और बी के बीच का एंगल कितना था, बीटा। और साथ ही साथ और यहाँ पे ए और बी के बीच का एंगल कितना था, थीटा। ठीक है, ये एंगल था। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपने क्या रिजल्ट निकाला है, लामीज थ्योरम। देखिए आर के अपोजिट क्या है, थीटा, मतलब आर अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू ए के अपोजिट क्या है, यहाँ देखो ए के अपोजिट बीटा दिख रहा है, मतलब ए अपॉन साइन बीटा, और बी वाले के अपोजिट अल्फा दिख रहा है, यानी बी अपॉन साइन अल्फा। यही रिजल्ट आया हुआ है, पीछे उठा के देख लो। ठीक है, तो ये हमने किसकी मदद से किया है, ये हमने लामीज थ्योरम की मदद से कर लिया। तो लॉ ऑफ साइन जो होता है वो कुछ और नहीं, क्या होता है, लामीज थ्योरम। ये आपको क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो यार। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स के सारे जो रिलेशंस है हमारे पास, हमने देखा कि r इक्वल टू क्या है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। इससे रिलेटेड कुछ रिलेशंस हमको बनाने हैं, कुछ केसेस हमको बनाने हैं। रिलेशन क्या केसेस हैं, ठीक है। अब ना देखना, केस वन की अगर हम बात करें, तो केस वन क्या, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा 0 होने का क्या मतलब है, थीटा 0 होने का सिंपल सा मतलब ये है कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो होना चाहिए 0 होना चाहिए, मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल और एक दूसरे के ऊपर लाई करने चाहिए। मतलब ये ए वेक्टर अगर है तो बी वेक्टर भी जो होगा इसी के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, तो यही होता है कि थीटा जो है 0 डिग्री है दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो जब जैसे ही थीटा की जगह 0 डिग्री आप करोगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ 1 करोगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो r की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी a प्लस b।
क्योंकि ये अंडर रूट स्क्वायर हटा देगा, है ना, तो a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट भी कह सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू भी हम कह सकते हैं। जब भी थीटा 0 डिग्री पे होता है तो रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू आती है, क्योंकि डायरेक्ट एडिशन हो जा रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब जल्दी से केस 2 देखा जाए। केस 2 देखा जाए, इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि जब एंटी पैरेलल हो, ये क्या हो, एंटी पैरेलल, मतलब ए वेक्टर इधर है अगर, तो बी वेक्टर जो है इधर हो, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो एंटी पैरेलल हुई, कोई दिक्कत नहीं है। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है भाई, cos 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। कितनी होती है, -1। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन घबराओ मत, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, अभी नहीं भी पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो यहाँ जैसे ही -1 रखोगे क्या हो जाएगा, r की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी √a² + b² -2ab, क्योंकि cos 180 की वैल्यू माइनस होता है। तो ये क्या दिख रहा है आपको, a - b का होल स्क्वायर दिख रहा है और अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो r को हम क्या लिख सकते हैं, a - b। तो मैंने माइनस का साइन इस तरह से बनाया है, इसका मतलब होता है पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। पॉजिटिव डिफरेंस का क्या मतलब होता है कि जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला माइनस करो। ठीक है, जैसे मान लो b बड़ा होता है तो b -a कर दे, तो हमको हमेशा पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। क्या लेना है, पॉजिटिव डिफरेंस। ठीक है, हमको पॉजिटिव डिफरेंस लेना है, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो ये जो होता है ये मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट हम कह सकते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट हम कह सकते हैं। ठीक, तो a + b क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, a - b क्या होता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। अब अगली बात जो हमने केस 3 देखना है वो क्या है, कि इफ थीटा इज 90 डिग्री। 90 डिग्री होने का क्या मतलब है कि इस तरह से भी कह सकता है कि a और b जो हो वो ऑर्थोगोनल, a और b क्या हो, वेक्टर a एंड वेक्टर b आर ऑर्थोगोनल। ये ऑर्थोगोनल हो, ए और बी क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। ठीक है, कल डिस्कस किया ही था हमने। तो अगर थीटा की जगह cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, ये तो पता ही होगा आपको, नहीं पता है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जैसे 0 करोगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √a² + b²। ठीक है, तो ये r की वैल्यू आ जाएगी √a² + b², क्योंकि यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये अलग अलग केसेस हैं, ये भी आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। चलो, तो मेरा टाइम भी खत्म हो गया है। ठीक है, अभी 1 मिनट 40 सेकंड बचे हुए हैं, तो क्या नया लिंक भेजूं। अभी मैथ और बायो का लिंक जाएगा 8:30 पे। ठीक है, 7-8 मिनट बचा हुआ है उसके बाद। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, इसका नोट्स आज मैं सबके पास शाम में फोन करूंगा, आज यहाँ जितने भी लोग थे सबके पास। ठीक है, तो नोट्स कंप्लीट चाहिए मुझे आज इसका। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे, अब लगने लगेगा थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन, और आगे के कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, केस 3 एक बार और बता दीजिए। अच्छा, अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, थीटा 90 डिग्री है ना, थीटा 90 डिग्री का मतलब cos 90 की वैल्यू 0। तो जैसे ही यहाँ cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 मतलब ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, a² + b², तो वही लिख दिया हमने। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और किसी को कोई दिक्कत, जल्दी से पूछ सकते हो। चलो ठीक है, मीटिंग एंड कर रहा हूँ, कोई दिक्कत होगी तो कॉल करना, वैसे शाम में मैं खुद ही कर दूंगा सबके पास। चलो ठीक है, मिलते हैं कल।